कुछ मेव औरतें जो कहीं जा रही थी, मार्केट गई थी या गांव जा रही थी, उनको उठा लिया गया। कहाँ से आए? बोला जी मेवात से आए हैं। और ठीक है पाकिस्तान जाइए, तुम्हारे लिए दे दिया पाकिस्तान। ऐसे रूखे से थे ना पटेल, और चेहरा भी बिल्कुल स्पाट था। तो मुझे बताया गया है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के, मतलब गांधी जी को भी मिसगाइड किया गया। लेकिन अगर ऐसा सच भी है, तब भी मेरा कहना ये है कि उनकी इस्लाह की जाए, मतलब उनका सुधार किया जाए, ना कि उनको उनके घरों से निकाला जाए। फिर उसके बाद मेवात बसा। जब हम कहें कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो तब ये चर्चा होती है कि जो मेवात के बाशिंदे हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे, महात्मा गांधी आते हैं वहाँ। तो ये किस्सा ज़रा सुनाई सर। नहीं, देखिए बंटवारे में ये तय हुआ था कि भाई जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, जैसे बलोचिस्तान था या सीमा प्रांत था और सिंध था, वो पाकिस्तान बनेगा, और पंजाब के वो डिस्ट्रिक्ट जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी है और बंगाल के वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो पाकिस्तान में जाएंगे या उनकी आबादी जाएगी। तो उस लिहाज से तो नूह और फिरोजपुर तहसीलों को पाकिस्तान जाना था। अलवर और भरतपुर उस समझौते में नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि अलवर स्टेट भी और भरतपुर स्टेट भी, दोनों को बनाने में मेवों ने बराबर से लड़ाई की, कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बदन सिंह के साथ भी, सूरजमल के साथ भी, और फिर राव प्रताप सिंह के साथ भी, जिसने अलवर स्टेट कायम किया। लेकिन हुआ ये कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो कांग्रेस उन इलाकों में जो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के अंडर में थे, मुग़लों के टाइम में भी जिनको खालसा कहा जाता था, वहाँ कांग्रेस के नाम से स्वतंत्रता संग्राम चला रही थी। और जो प्रिंसली स्टेट थे, उनमें कहीं तो प्रजा मंडल के नाम से और कहीं प्रजा परिषद के नाम से वो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो अलवर में प्रजा परिषद के नाम से कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल चला रही थी, और भरतपुर में प्रजा मंडल के नाम से चल रहा था। प्रजा मंडल में मेव भी थे और हिंदू भी थे, मास्टर अचित्यानंद थे, और कई मेव लोग थे उनके साथ। वो सब लोग चला रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ काफ़ी तनाव हुआ, और एक नौगावा गांव है, वहाँ पर जो कांग्रेस थी, और उसमें चौधरी अब्दुल हई भी थे, कंवर मोहम्मद अशरफ थे, सैयद मुतलबी फरीदाबादी थे, जो भी मेवात के स्वतंत्रता सेनानी थे, और दूसरे बाहर के स्वतंत्रता सेनानी थे भरतपुर के, वो वहाँ मीटिंग कर रहे थे नौगांव गांव में। नौगांव गांव भरतपुर स्टेट में लगता था। तो रात को मिलिट्री ने उस गांव को घेर लिया, तोपें लगा दी। ये अब सुबह देखा तो भाई मिलिट्री ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। अब वहाँ एक तरह से गांव में टेरर फैला। तो ये हुआ कि अगर भागेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए मिलिट्री का मुकाबला किया जाए। पूरा दिन निकल गया, रात आई, तो ये तय हुआ कि भाई अचानक गांव के कुछ नौजवान हमला करेंगे जब फौज सो जाएगी, और उनका काम ये होगा कि पहले हथियारों पे कब्जा करें, फिर टेंटों में आग लगा दें। वो हुआ, फौज भाग खड़ी हुई, तोपें भी छोड़ गई। तो एक वो गुस्सा था राजा को कि भाई बेइज्जती हो गई। अगर फौज ग्रामीणों से हार जाती है तो राजा की तो बेइज्जती है। तो अप्रैल 1947 में सबसे पहले होडल में दंगा कराया गया। दंगा भी क्या, होडल तो मेवात की सीमा पर था, लेकिन लोग मार्केट के लिए जाते थे। वहाँ कुछ लोग जैसे धोबी थे, रंगरेज थे, तेली थे, वो मुस्लिम थे, तो वो बेचारे, उनको सफ़र करना पड़ा। कुछ मेव औरतें जो कहीं जा रही थी, मार्केट गई थी या गांव जा रही थी, उनको उठा लिया गया। तो वो मामला फिर पंचायत हुई और वो मामला सुलझ गया। लेकिन उसके बाद फिर भरतपुर स्टेट में कत्लेआम शुरू हो गया। और पहले जो लोग उनके राजा की सेवा में थे, वो तो मेव नहीं थे, ज़्यादातर उनमें सैयद थे या काजी थे, क्योंकि वही मुग़ल दरबार से जुड़े हुए थे, तो राजकाज वही जानते थे अच्छे से। उन लोगों का कत्लेआम हुआ। फिर मेवों के गांव पर हमला किया गया, और लोगों ने मुकाबला भी किया, लेकिन तंग आके फिर लोग भरतपुर से छोड़कर अलवर स्टेट की तरफ आ गए। तो अलवर की मिलिट्री ने उनको रोक लिया।
बातचीत हुई। उन्होंने कहा भाई हम इतने पैसे लेंगे, पर हेड कुछ वो तय हुआ था, और टोटल सम 4-2,500 के करीब उन्होंने पे किया। बीच में एक नदी थी, शायद रूपरेल नदी रही होगी वो, कि वही नदी पार करके आप अलवर स्टेट में आ जाएंगे। पैसे लेकर भी वो जो मिलिट्री वो अलग हट गई, और फिर भरतपुर की मिलिट्री ने उन पर हमला किया, और अलवर की मिलिट्री ने कोई उनकी मदद नहीं की, और जब वो मदद के लिए गए तो उल्टा उन पर हमला कर दिया। तो इस तरह दोनों स्टेटों में एक बड़ा कत्लेआम हुआ। जो आज जो रिकॉर्ड मिलते हैं उसमें लगभग 82,000 लोग उन पूरे दंगों में मारे गए, और अलवर और भरतपुर के सारे मेव यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के जो मेवात है उसमें आ गए। तो यहाँ कैंप लगे हुए थे। रेवाड़ी में शरणार्थी कैंप था, घासेड़ा में कैंप था, सोना में कैंप था, पुरानी दिल्ली के पुराने लाल किले में कैंप लगा हुआ था, जो बाद में निजामुद्दीन ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वहाँ से लोग जा रहे थे पाकिस्तान, लेकिन आम जो सोच थी वो ये थी कि नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ जो तत्कालीन मेव नेता थे उनमें भी दो हिस्से थे। कुछ लोग मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, खासकर उस टाइम के दोनों एमएलए मेहताब खां और मौलवी अहमद जान, और एक खान बहादुर थे, सरदार मोहम्मद खां। उनको खान बहादुर का खिताब दिया था अंग्रेज़ों ने। शुरू में वो इस फेवर में थे कि हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उनका स्टैंड बदल गया और पाकिस्तान ने उनको लाइजन ऑफिसर बना दिया। तो उन्होंने भी लोगों को, इधर जो सांप्रदायिक लोग थे वो भी लोग उकसा रहे थे, और नारा दिया गया था भाई पाकिस्तान या कब्रिस्तान, ये नारा लगाया गया था। तो जो हमारे जो नेता थे चौधरी यासीन थे, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था, वो अंडरग्राउंड थे। कमर मोहम्मद अशरफ के खिलाफ भी केस लग गया देशद्रोह का, तो वो भी अंडरग्राउंड हो गए। फिर वो जर्मनी चले गए, जर्मनी की उनकी वाइफ थी दूसरी, तो वहीं चले गए, वहीं उनकी मौत हुई। तो सैयद मुतल्लबी फरीदाबादी, क्यों कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान धकेल दिया गया। तो चौधरी अब्दुल हई रह गए। वो दिल्ली और मेवात के बीच में भागते रहे, साइकिल पे आते जाते। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस था जामा मस्जिद के सामने, सीपीआई का, शायद अब भी है वो। तो पीसी जोशी उस वक्त उसके जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। चौधरी मोहम्मद यासीन और अब्दुल हई ने वो हालात बताए, और काफ़ी सोच विचार के बाद पीसी जोशी ने ये कहा कि भाई अगर मेवात को बचाना है, मेवात के इतिहास, मेवात के कल्चर को बचाना है, मेवात का जो बिरादरी सिस्टम है या जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको अगर बचाना है, तो फिर गांधी जी को बीच में लाना पड़ेगा। उसके लिए आप प्रयास कीजिए। तो दो आदमी गांधी जी से मिले। उसमें जो रिकॉर्ड में भंगी कॉलोनी लिखा है, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों से अगर किसी को हार्ट हो, तो मैं वो बात कह रहा हूँ जो इतिहास में लिखी हुई है। तो गांधी जी लंच कर रहे थे, लोग बाहर बैठ के। तो गांधी जी को पता चल गया कि कोई आया, तो उन्होंने अपने सेवक को भेजा कि भाई लाओ, बुला के कौन है। पूछा भाई कि कहाँ से आए हो? कहने लगा जी मौलाना आज़ाद ने भेजा। अरे भाई फिर तुम मौलाना आज़ाद के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हो, इसमें शर्माने की क्या बात थी, सीधे आ जाते। खैर उन्होंने गांधी जी को सारी बातें बताई, और जब उन्होंने ये बताया कि इस षड्यंत्र में गुड़गांव और मथुरा डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेसी भी शामिल हैं, तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने कहा ठीक है तुम परसों आओ, मैं उनको भी बुलाता हूँ। परसों ये लोग गए तो कांग्रेसी कोई नहीं पहुँचा वहाँ। तब गांधी जी ने ये कहा कि भाई ठीक है, वो लोग नहीं आए, आप आगे। अब मैं मध्यस्थ नहीं हूँ, बल्कि मैं मेवात का एक पक्ष हूँ, मैं आपका पक्ष रखूँगा। उन्होंने नेहरू से बात की। फिर एक डेलीगेशन सरदार पटेल से मिला, क्योंकि उस वक्त जो मेवात में सिख बटालियन थी, और वो जो बटालियन जो सुरक्षा के लिए भेजी थी वो भी काफ़ी जुल्म कर रही थी, मार भी रही थी। उस वक्त एक कहावत बहुत मशहूर थी, अब भी मैं कहते हैं कि मिलिट्री जिसको उठा कर ले गई वो जिंदा वापस नहीं आया। कई किस्से हैं ऐसे कि लोगों को उठा लाए, फिर पैसे लेके उनको सुबह छोड़ दिया या मार दिया, जो भी कुछ इस तरह चल रहा था। तो ये लोग पटेल से मिले। तो 3 लोग थे ये, चौधरी अब्दुल हई और चौधरी खुर्शीद धोज, और एक थे हिमता।
दो लोग पढ़े लिखे थे। हिम्मता जो था, हिम्मत खां था उसका नाम, और बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, 7 फुट, कहते हैं कि 7 फुट की हाइट थी और बहुत, तो वो अनपढ़ था लेकिन वो बोलता बहुत था। चौधरी अब्दुल्ला रहमान ने कही, भाई हम तुझे नहीं ले चलेंगे, तू ज़्यादा बोलता है। उनको नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, आप मुझे बस ले चलो, मुझे पटेल को देखना। चले गए तो पटेल सुबह की नमाज उन्होंने वहीं करजन रोड पे एक मस्जिद है, वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ कर वो पास में पटेल की कोठी थी, वहाँ गए तो पटेल साहब घूम रहे थे पार्क में। तो देख कर कहने लगा, हाँ भाई कहाँ से आए? कहला जी मेवात से आए हैं। और ठीक है पाकिस्तान जाइए, तुम्हारे लिए दे दिया पाकिस्तान। तो ऐसे रूखे से थे ना पटेल, और चेहरा भी बिल्कुल स्पाट था, तो एकदम ये डर गए, भाई ठीक है अब तो कह दिया, पटेल साहब ने भी कह दिया। तो हिम्मता अनपढ़ आदमी था ना, अनपढ़ आदमी को ज़्यादा सोच नहीं पड़ती, उसको जो कहना कह देता है। उसने कहा सुन मराठे, उसे पता नहीं पटेल मराठा है या गुजराती है। उसने कहा सुन मराठे, हम वो मेव हैं जो तेरे दादा शिवाजी को औरंगजेब की कैद से छुड़ा के लाए थे, और हम बाबर से लड़े, और हम बलवन से लड़े, इससे लड़े, उससे लड़े। बट ठीक है, अब तो हमें वो भी मार रहे हैं जो हमारी सेवा करते थे, लेकिन एक बात सुन लो, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब पटेल साहब एकदम से, चौधरी अब्दुल्ला ही का मैंने इंटरव्यू लिया था, वो कहने लगे एकदम से पटेल साहब ने देखा, मैंने कहा भाई मरवा दी इसने। अब पटेल साहब सीधे अंदर चले गए और ये उस पर पिल गए, हिम्मत खां, मरवा दिए तूने, अब ये पुलिस बुला रहा है, सड़ जेल में, ये वो। कहने लगे आप जो हो जाए। तो पटेल साहब ने, इन्होंने देखा, विंडो से नज़र आया था, फ़ोन उठाया, शायद नेहरू जी से बात की उन्होंने, और फिर वापस आए, इनसे कहा जाइए। तो भागे तो भोंडसी के पास इनको मिलिट्री के ट्रक नज़र आए जो दिल्ली की तरफ से जा रहे थे। तो चौधरी अब्दुल्ला ने एक ट्रक को रोक कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? लगा जी पटेल साहब ने भेजा है, मेवात जा रहे हैं और सिख बटालियन को वहाँ से भेजना है और हमें चार्ज लेना है। एक ये डेवलपमेंट हुआ, लेकिन फिर भी जो हालात थे वो नहीं सुधर रहे थे, और क्योंकि उधर से भी जोर लग रहे थे, खान बहादुर भी लोगों को ले जा रहे थे, इधर जो सांप्रदायिक लोग थे वो तरह तरह से, पटेल को भी मिसगाइड किया जा रहा था, जी ऐसे अपराधी लोग हैं, ये लोग हैं, इन्होंने पहले वो बलबन से भी, अब वो जो एक देशभक्ति के काम थे उनको भी अपराध से जोड़ा जा रहा था, जी ये दिल्ली को लूट लेते थे, ये करते थे। यानी पटेल साहब को गलत रिपोर्टिंग दी जा रही थी। गलत रिपोर्टिंग हो रही थी। तब 50-60 आदमियों का एक डेलीगेशन, मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि हमारी 12 जो पाल हैं, तो हर पाल का चौधरी उसमें शामिल हुआ, और उसके साथ 2 और जो खास लोग थे। तो 50-60 आदमियों का एक डेलीगेशन बिरला हाउस में 20 सितंबर को गांधी से मिला, और गांधी जी को सारे हालात बताए। तो गांधी जी ने कहा फिर आप क्या सोचते हैं? कहने लगा जी हमारा अंतिम फैसला सुन लीजिए आप, हमारा अंतिम फैसला ये है कि हम मर जाएंगे लेकिन मेवात नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात गांधी जी को टच कर गई अंदर तक, और गांधी जी ने फिर बहुत भावुक होकर ये कहा कि गांधी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा जो लोग अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहते। फिर वो प्रोग्राम बना, और 19 दिसंबर को गांधी जी घासेड़ आए, और मंच से गांधी जी ने ये कहा कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है, मुझे बताया गया है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के, मतलब गांधी जी को भी मिसगाइड किया गया। लेकिन अगर ऐसा सच भी है, तब भी मेरा कहना ये है कि उनकी इस्लाह की जाए, मतलब उनका सुधार किया जाए, ना कि उनको उनके घरों से निकाला जाए। तो पंजाब के प्रीमियम वहाँ थे गोपीचंद भार्गव, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया इस बात का। तो गांधी जी ने उनको झिड़क दिया, उनसे ये कहा कि तुम्हारी पंजाब सरकार और नेहरू की केंद्रीय सरकार मेवों के जान माल की सुरक्षा की गारंटी ले, ये मेरे आदेश है। तब लोग वापस बसे, और बाकायदा लिस्टें बनी, जो औरतें उठा ली गई थी उनकी भी लिस्ट बनी, लड़कियों की, औरतों की, और जिनकी संपत्तियों पे कब्जा हो गया था वो उसकी भी लिस्ट बनी। लेकिन राजाओं ने क्या किया कि जल्दी में, तब तक उधर से भी शरणार्थी आ गए थे, उनको अलाट कर दी, मस्जिदें भी अलाट कर दी, मदरसे अलाट कर दी। तो काफ़ी लंबा संघर्ष है। सर एक इसमें तर्क ये भी दिया जाता है कि गांधी जी की जो हत्या हुई वो इस कारण से भी हुई कि उन्होंने मेवों को पाकिस्तान जाने से रोक लिया था। बिल्कुल, ये एक कारण है डेफिनेट, क्योंकि सांप्रदायिक लोगों ने ये कहा था
कि हम नहीं चाहते कि दिल्ली के पास मिनी पाकिस्तान बने, और गांधी जी ने उन लोगों को रोक लिया जिन लोगों को सांप्रदायिक लोग नहीं चाहते। खुद सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या दिल्ली के पास रहे, वो कभी भी दिल्ली के लिए खतरा हो सकते। तब मेवात से जो वोटर लिस्टें थी उस वक्त, वो गई, बाकायदा नेहरू ने मंगाया, क्योंकि मेवों के नाम भी बिल्कुल हिंदुओं जैसे थे, उदय, प्रताप, अर्जुन, कन्हैया, कान्हा, रणमल, झड़मल, इस तरह के नाम थे सब, और दोनों संस्कृतियों को मानने वाले थे, हिंदू। बल्कि आज भी मेव हिंदू रीति रिवाज को ज़्यादा मानते हैं, मुस्लिम रीति रिवाज को कम मानते हैं। तो पटेल को दिखाया कि देखो जी ये कहाँ के मुसलमान हैं। लगा ठीक है, पटेल साहब तैयार हुए तब। तो वो एक कारण था जिससे सांप्रदायिक लोग गांधी जी से नाराज़ हुए, और फिर गांधी जी की हत्या भी हुई। दूसरा कारण तो वही है कि गांधी जी को 2 फरवरी को पाकिस्तान जाना था। उनके जो 55 करोड़ रुपए जिनको भारत सरकार नहीं देना चाह रही थी, गांधी जी ने दबाव डाला नेहरू पे कि वही उनके पैसे दिए जाएं, और मैं 2 फरवरी को पाकिस्तान जाऊंगा शांति मिशन लेकर, और उनसे भी बात करूंगा कि माइनॉरिटी की वो भी सुरक्षा करें और हम भी सुरक्षा करें। तो वो ये 2-3 कारण तो बड़े थे जिनसे गांधी जी की हत्या हुई।